देखिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। एक सीधा सा क्वेश्चन है कि आपसे बोल रहा है अच्छा सुनो, पता है ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, फैक्चुअली ये क्वेश्चन गलत होते हैं। ये रहा, व्हाट डू यू मीन बाय। बहुत पहले जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रहा था, तो एक बहुत सीनियर टीचर थे जहाँ मेरी प्रैक्टिस टीचिंग का मतलब होता है कि वहां जाके आप क्या करते हैं कि एज अ ट्रेनी टीचर आप पढ़ाते हैं और वहां जाके फिर आपको अपने ग्रेड्स अर्न करने होते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम करा, व्हाट डू यू मीन बाय। तो वो बहुत सीनियर टीचर थे, बहुत ही बुजुर्ग, काफी मतलब एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट। उन्होंने मुझे बोला एक चीज, मेरे बेटा एक बात सुन। मैंने कहा जी बताइए सर। बोला, अगर तुम लिखते हो व्हाट डू यू मीन बाय, लाइक उस समय पर 1994 93 2000 शायद ऐश्वर्या राय वगैरह कुछ होगी, तो उसने बोला कि वो पूछे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय ऐश्वर्या राय। ठीक है। एक बच्चा लिखता है कि ऐश्वर्या राय मेरी पड़ोसन है। ये कहता है कि मेरी सहेली का नाम या मेरी मम्मी का नाम, मेरे पापा का नाम है। तो उसके लिए तो ऐश्वर्या राय वही है ना जो वो चाहेगा। करेक्ट। तो अगर कोई बच्चा लिखता है व्हाट डू यू मीन बाय मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो वो कहेगा जो मार्शलिंग होती है वो व्यक्ति जो फतेहपुरी में जलेबी में बेचता है लायबिलिटी एसेट्स के साथ। कर तो गलत कर देगा उस क्वेश्चन को क्या। तूने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय, तेरा क्या मतलब है, तुम्हारा इससे क्या अभिप्राय है, तो वो तो अपने मन में जो बता देगा, तुम उसे गलत कैसे करोगे। तो मैंने कहा सर फिर क्वेश्चन कैसे ठीक होना चाहिए। बोले क्वेश्चन ऐसे ठीक होना चाहिए, व्हाट इज मेंट बाय। व्हाट इज मेंट बाय। अब आएगी आपकी असली विद्वानों वाली भाषा। ये जो जो बिल्कुल अल्टीमेट ट्रूथ होता है वो निकल कर आएगा, व्हाट इज मेंट बाय। तो ये तुम अपने स्कूल को चैलेंज नहीं करना कि तुमने क्वेश्चन गलत कर दिया, ये हमेशा गलत बात होती है। बट कभी भी लिखें, कुछ भी लिखें, व्हाट इज मेंट बाय होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय कुछ नहीं होता। मेरे हिसाब से तो कुछ भी हो जाएगा। तो मार्शलिंग ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज का क्या होता है बताइए। अरेंजिंग एसेट्स और लायबिलिटीज इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, उसे कहते हैं क्या, मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है। अच्छा, और फिर ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होता है, अरेंजिंग एसेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है, इन अ ग्रुप एज नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज कहा जाता है। तो मार्शलिंग और ग्रुपिंग, ये दोनों की दोनों चीजें थ्योरेटिकली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपसे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, नेट प्रॉफिट निकालिए। कब, जब आपके पास क्या दे रखी है नेट सेल्स। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एग्जाम में काफी काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो यूज होती है एग्जाम के अंदर, और मैंने कई बार सिखाया और ट्वेल्थ में भी कई बार काम आएगा। देखो ध्यान से समझना। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, नेट सेल्स, ठीक है, ऐसे नेट सेल्स लिख लिया इस तरह से। फिर हमने माइनस कर दिया क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो इधर से माइनस कर दिया। फिर क्या निकल कर आया हमारे पास निकल कर आया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया ऐसे। फिर हमने माइनस कर दिया क्या, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दिया ऐसे। ठीक है जी। फिर हमने प्लस कर दिया क्या, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम कर दी प्लस ऐसे। तो क्या निकला है हमारे पास निकला नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट की बिल्कुल सीधी सी सिंपल सी कैलकुलेशन है नेट प्रॉफिट की। ठीक है जी। अच्छा, इसी नेट प्रॉफिट को अगर हम चाहते तो हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे, हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, नेट सेल्स, विल राइट नेट सेल्स ऐसा। ठीक है, माइनस कर दिया क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, विल राइट ऐसा। क्या निकल कर आया हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट ऐसा निकला। माइनस कर दिया क्या, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये माइनस कर दिए। तो क्या निकल कर आया आपके पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया ऐसे। माइनस कर दिया क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करने के बाद क्या करा हम लोगों ने, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करे। और प्लस कर दिया क्या, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दिया। और क्या निकल कर आएगा मेरे पास, नेट प्रॉफिट निकल कर आता है, नेट प्रॉफिट। ये मैंने आपके साथ पहले डिस्कस करी थी चीजें। तो अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, नेट सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं। अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट से उल्टा जा सकते हैं ना ऊपर। भाई इफ यू हैव बीन प्रोवाइडेड नेट प्रॉफिट दे रखा है और आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, उल्टा चलूंगा यहाँ पर ऐसे। तो ये वाली फिगर को माइनस करूंगा, ये वाली फिगर को प्लस करूंगा ऐसे।
अगर मेरे पास नेट प्रॉफिट ये दे रखा है और मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इसे माइनस करूंगा, इसे प्लस करूंगा, तो मैं जाऊंगा ग्रॉस प्रॉफिट पर। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरह से चीजें चलती हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखें जरा यहाँ पर। आपसे पूछा, अब जैसे देखो यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाले से बाद में करेंगे, पहले ये देख लीजिए कि आपको बोला है कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, नेट प्रॉफिट निकालिए। निकालो, अब तो फॉर्मूले सारे आपके पास हैं, निकालिए जरा इससे, ट्राई करो, करिए ट्राई, जल्दी से करिए। कोई ना कोई तो करीब आएगा ना इसको। मेरे ख्याल से विजिबल है ये तो, आराम से उधर से हाथ दिया, करिए। नहीं हुआ? इस वाले में क्या था? ना होने वाली बात क्या है इसके अंदर? आपके पास नेट सेल्स गिवन है, परचेजेस गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, रेंट एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट है, डोनेशन चैरिटी इनडायरेक्ट है, लॉस एंड सेल ऑफ फिक्सेस इनडायरेक्ट है। तो पहला, सबसे पहला काम क्या निकल सकता है आपका? नेट सेल्स, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या निकल सकता है? और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो कोई जरूरत थोड़ी ओपनिंग स्टॉक ना दे, नहीं दे रहे को ना क्लोजिंग गिवन है, तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं है तो नहीं है। तो क्या क्या चीजें हम लेके चल सकते हैं इसमें? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे The निकलेगा? cost of नेट goods सेल्स, sold. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगी जरा देखिए, क्या क्या चीजें जोड़ सकता हूँ कॉस्ट? परचेज The 2 लाख की, purchases plus direct और 1 लाख, तीन। तो परचेज, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। मैं उस फॉर्मूले को लगाता हूँ, अगर यहाँ पर कैसे, इधर देखिए, मैं इधर लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है वो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे करके बात चलती है, ठीक है। ऐसे तो मेरे पास इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नील है। नेट परचेज कितनी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है? 2 लाख रुपए की, विल राइट 2 लाख, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे क्या दे रखा है हमारे पास? ये दे रखा है 1 लाख रुपए का, बिल्कुल ठीक सी बात है। नील कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल? 3 लाख हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पहली बात तो क्लियर हो गई आपके पास, यू गॉट फर्स्ट आंसर यहाँ पर। नंबर 2, अब आप लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट? वो निकलता है, फॉर्मूला जरूर से लिखना है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और नेट सेल्स कितनी क्वेश्चन में गिवन है आपके पास? नेट सेल्स गिवन है 5 लाख रुपए की, तो आई राइट 5 लाख यहाँ, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख रुपए का। व्हाट इज माई ग्रॉस प्रॉफिट? 2 लाख रुपए का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, ठीक है जी। ये भी हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने पड़ते हैं। क्या माइनस करने पड़ते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से हैं इसमें? रेंट एंड टैक्सेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बस। डोनेशन चैरिटी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ही नहीं, ठीक है जी। तो अब मैं लिख रहा हूँ नंबर 3, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो कैसे निकलेगा मेरे पास? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसे। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास है 2 लाख का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरे पास कितना था? 1,20,000 रुपए का दे रखा ना क्वेश्चन में, 1,20,000। देखो ये रहा, दिस इज योर ऑपरेटिंग। दो, ये वाला रेंट एंड टैक्सेस जो था ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। अब आप बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या नहीं है, ठीक है। तो मैं दिखाऊं आपको यहाँ पर, ये आपका विदाउट एडजस्टमेंट्स, ये वाला। और यहाँ पर आपका, ये देखो, यहाँ देख लीजिए। याद आ रहा है किसी को कुछ? बोलिए, ध्यान आ रहा है किसी को? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो यहाँ पर नीचे, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। फिर आपके पास आया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आए, और फिर यहाँ पर आया डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट, सारे यहाँ पर आया। रेट्स एंड टैक्सेस दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस हियर? म्युनिसिपल टैक्स सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। सो ऑफिसर, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी है। वो उधर देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के अलग खर्चे थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अलग खर्चे थे। द शीट वी विल बी यूजिंग थ्रू आउट 12th, जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे ये शीट काम आएगी आपके, ध्यान रखना। ऐसा करके, सो हमारा ये निकल गया, वी गॉट द वैल्यू है। तो ये भी निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हमसे क्या पूछा? नेट प्रॉफिट निकला है। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? नंबर 4, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ दिया जाए। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके पास कितना था? 1,20,000। और इस क्वेश्चन में नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो है नहीं, लेकिन ये है डोनेशन चैरिटी। और 1,000 रुपये का क्या? 1,000 रुपये। डोनेशन चैरिटी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, डोनेशन चैरिटी का अमाउंट कितना था आपके? 80,000 तो आया, मैंने लिखा नहीं ना यहाँ पर। 80,000 आएगा यहाँ पर, ऐसे। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू माइनस करेंगे तो यहाँ 80,000 आएगा ऐसे। हम माइनस करेंगे इसमें से क्या? सो 10 ये है, 10 ये, और एक ये 11,000। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही होती है। ना करें मैच, मैं क्या करूँ? 11,000 कितना वैल्यू आ गई? 69,000 आ रही है। भाई मैं तो क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूँ। अब आप, अगर ये वैल्यू 10 होती तो कितना आंसर आता? 10 होता तो 60, तब कितना आता? 70, तभी भी नहीं आ रहा। तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे? लॉस, चैरिटी 10,000 की, लॉस भी 10,000 का। कौन सा लॉस नहीं होता? हाँ, रुको 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 रुको। हम नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करें और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ें। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डोनेशन एंड चैरिटी जो है आपकी, डोनेशन चैरिटी जो है ना, इस तरफ देखिए, कहाँ गया ये कागज? ये रहा। डोनेशन चैरिटी किस कैटेगरी में दिखते हैं? देखो ये रहा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डोनेशन चैरिटी। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ये भी है। दोनों दोनों क्या नॉन ऑपरेटिंग है ना, तो दोनों ही माइनस होंगे। और हमें क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तो, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़नी पड़ती है। इनकम तो कुछ है नहीं। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आंसर तो यही बनेगा। अगर उसे 10 भी लेके चलता तो भी मेरा आंसर 60 आता। तो 70 तो किसी भी कीमत तो पे नहीं आ रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हाँ तो लो ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस करा ना मैंने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने का है मेरे पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 80,000 का है ना। अरे बोल बच्चे। अरे अच्छी यस तो सर। किसने कर रखा है? हाँ। सही, 10,000 माइनस होगा ना डोनेशन एंड बोल, चैरिटी का। अरे बेटा ये लेना है, इसको इसको आपको ये भी लेना है और आपको ये भी लेना है। हाँ, तो ये आंसर आपको 69 बनना चाहिए यहाँ पर, ऐसे। इसने क्या करा? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को नहीं लिया, वो कहाँ जाएगा? वो भी तो जाएगा। बड़ा बड़ा क्लियर है। अब लड़ाई ना करना हाँ स्कूल सर, में वो जाके। मैंने भी नहीं लिया था इसलिए मेरा ठीक आ गया था। हाँ तो नहीं लेना है ना। अरे कमाल कर रही है, ये क्या दिखाया तुम्हें? अभी देखो जरा, ये भी तो दिखाया, ये वाला पार्ट। ये देखो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं लिखे हुए इधर। ये रहे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये रहा डोनेशन चैरिटी, ये रहा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अबे, अरे उससे पहला मत मार तो उसको। डेंगू, हाँ बस खत्म। बस बस बस, मॉस्कितो। ही किल्ड मॉस्कितो। चल ए, रुको, चलो हो गया। अगला देखिए, नेक्स्ट। ये रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो इससे। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से निकल सकता है। नेट प्रॉफिट से उल्टा जाना है आपको। समझ रहे हो ना? उल्टा चलना है। उल्टा कैसे चलना है? ऐसे ये देखो ऐसे। ये देखो, यहाँ से हमें इधर चलना है। भाई अगर आपके पास सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह दे रखी हो तो ऊपर से नीचे चलता। अब मुझे नीचे से ऊपर चलना है। सो आई हैव बीन प्रोवाइडेड दिस फिगर। अब इससे मुझे इस तरफ चलना है। तो मुझे इनडायरेक्ट इनकम को माइनस करना पड़ेगा और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस करना पड़ेगा, तब जाके मैं ऑपरेट। और ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आना है सब लोगों के, देख लेना। क्या कर लिया? हाँ तो है, मतलब। तो ट्वेल्थ में तो पढ़ोगे, ट्वेल्थ में तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है पूरी पूरी एक। उसमें थोड़ी बोलोगे कि बोर्ड ने हमारे सिलेबस, यहाँ स्कूल ने हटाया, बोर्ड के सिलेबस थोड़ी हटेगी वो। करिए इसको बेटा। कहावत होती है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जब आप जब आप ज्ञान की मंडी में बैठते हैं तो आप चूजर्स नहीं हैं, आप बेगर्स हैं सारे के सारे। आपको जितना मिल जाए उतना वसूल लेना चाहिए, उसको समेट लेना चाहिए।
बड़ा सिंपल से देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट। और उसमें हम लोग क्या, नेट प्रॉफिट की फिगर कितनी है आपके पास, यहाँ पर 5 लाख की फिगर है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड रिसीव्ड। देखो जो जो चीजें हमें ऑलरेडी मिल चुकी हैं, ऊपर से नीचे आते से प्लस करी थी वो माइनस करेंगे। माइनस डिविडेंड रिसीव करेंगे कितने का, 6,000 का। ये ठीक हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर को जोड़ देंगे कितने का, 12,000 का। ये भी नॉन ऑपरेटिंग था। लॉस बाय फायर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे कितना, 50,000 का। ये ठीक हो गया। सैलरीज को टच नहीं करना, क्योंकि तो ऑपरेटिंग है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, ये आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे इसको कितना, 10,000। क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो, इंटरेस्ट यहाँ देखो वो नॉन ऑपरेटिंग होता है, इंटरेस्ट वाला पार्ट देखें जरा इधर। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को देखें जरा। ये रहे, इंटरेस्ट ऑन लोन दिख रहा है, नॉन ऑपरेटिंग पार्ट। इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक को 10,000 को। रेंट रिसीव्ड, ये भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितना, 24,000 का। रेंट रिसीव्ड, आइए देखें जरा रेंट रिसीव्ड क्या चीज होती है। इधर देखिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में चले जरा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में ये रहा, सबसे ऊपर है रेंट रिसीव्ड। नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, इसे इन्वेस्टिंग बोलते हैं बेसिकली। ऐसे चला गया। इसके बाद आगे चलते हैं। डोनेशंस, अभी डोनेशन दी है या ली है ये बताइए। दी है, मतलब हम जनरली हम देते हैं डोनेशन को, लेने वाला तो प्लस, प्लस कितना, 5,100। अब बताइए क्या बनती है वैल्यू, कितना बनती है। 6 माइनस हुआ, 24 माइनस हुआ, 30 माइनस हो गया। 30 में से 50 कर दिया तो कितना, 20 बचा। 20 और 30, 30 42, 30 42 40 47 100। तो 5,47,100, दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने निकाला है। अच्छा, बाकी। हाँ। थोड़ा सा नहीं, बहुत कुछ। थोड़ा गलत मतलब पूरा गलत है। थोड़ा गलत क्या है इसमें, तो पूरे गलत है। हाँ, क्या बोले बताओ। डाउट है कुछ क्या। चलें आगे। आगे देखें। हाँ तुमने कहा था, मैं तो इससे शुरू। हाँ तो माइनस करेंगे ना उसको। रेंट, रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इधर देख। ये रुक जा भाई, इसको समझने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला ये रहा, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बुक में कुछ नहीं, बुक में बिल्कुल ठीक लिखा है। भाई दो तरह के फॉर्मूले हैं। अगर आप क्या निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट सेल से निकालते हैं तो अलग होगा फॉर्मूला। नेट प्रॉफिट को बेस बना के निकालते हैं तो उल्टा लगेगा ना। ये इतनी देर से क्या सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, ये कि भाई नेट प्रॉफिट से रिवर्स वापस जा रहे हैं। और अगर हम सेल से नीचे आते तो हम उस तरह से करते ना। भाई अगर तू नेट सेल से नीचे की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेगा, तब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। लेकिन जब तुम नेट प्रॉफिट से ऊपर की तरफ जाओगे, अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हुआ, इंडायरेक्ट इनकम माइनस प्लस हुआ, तब तो नेट प्रॉफिट आया। अब अगर आप रिवर्स मूव करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो ये प्लस माइनस होगा और ये प्लस होगा, ऐसा। चलिए अब इस क्वेश्चन को चलिए देखें जरा। ये वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्या क्या चीजें दे रखी हैं, इतनी है बस, और कुछ है। अरे बहुत कुछ है इसमें तो यार। चलो इसी को कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, 31 मार्च 2027 है। ये आपके पास है। ये पता है कहाँ से, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ, देखो एनसीईआरटी का है ये। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी का वहां से डाला। मैं एनसीईआरटी निकाल लेता हूँ, चलो ये इसमें खराब दिख रहा है, एनसीईआरटी निकाल लेते हैं। ये नहीं होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थोड़ा आवाज कम, गुस्सा मत, जो बोलना खुल के बोलो। ये भी नहीं है, क्वेश्चन बड़ा सा आएगा। उस क्वेश्चन में किसकी बैलेंस शीट बनाई थी आप लोगों ने, ये सेइंग अबाउट व्हाट।
हमने डिलीट कर दिया शायद, रुक जाइए। ये आपके पास है ट्रायल बैलेंस श्री आर लाल, श्री आर लाल वाला। सो विल हैव दिस हियर। और मैनेजर्स कमीशन का क्वेश्चन जरूर से देख लेना भाई, मैनेजर्स कमीशन आना ही आना है आपके एग्जाम में। आई थिंक यही वाला है ना शायद। नहीं, कैपिटल और, नहीं, कैपिटल आपकी 1 लाख। ये रहा, दिस इज योर क्वेश्चन। कैन यू सी दिस? ये है, ये पूरा क्वेश्चन है। चलो, इसको एक बार लगाओ इसको। लगाने का मतलब पहले एडजस्टमेंट मार्क करो फटाफट से। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का बनाइए फॉर्मेट जल्दी। सबसे पहले हमने आपसे कहा कि हमेशा कि क्वेश्चन में क्या करो, एडजस्टमेंट्स को मार्क कर लो। तो मेरे पास है डेप्रिशिएट बिल्डिंग, बिल्डिंग पे मैंने नंबर 1 लिख दिया, ओल्ड बिल्डिंग। फिर एडिशन, एडिशन पे भी नंबर 1 लिख दिया। फिर इट सेज फर्नीचर, वेयर इज द फर्नीचर? फर्नीचर किधर है देखें जरा, वेयर इज ऑफिस फर्नीचर? किधर गया फर्नीचर? फर्नीचर है ही नहीं यार इधर। कैपिटल, रेलवे, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये रहा फर्नीचर। फर्नीचर पे नंबर 1। ठीक है। फिर हमसे कहता है राइट ऑफ फर्दर बेड डेट। पहले देखिए आप, बेड डेट, बेड डेट पे निशान लगा देंगे नंबर 2। और रिजर्व फॉर, ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट बेड डेट है, बेड डेट रिजर्व पे भी, इस पे भी 2 नंबर निशान लगेंगे। डेटर दिख रहा है कहीं पर आपको? कैन यू सी द डेटर एनीवेयर? ये रहा, डेटर पे भी नंबर 2। ये 3 चीजें इफेक्ट होंगी इससे। फिर है इंक्रीज द बेड डेट रिजर्व टू 6% डेटर्स। तो ये भी, इस पर भी नंबर 3 यहाँ, नंबर 3 यहाँ भी लगेगा, इस पे भी नंबर 3 चलना है। और इस पर भी नंबर 3 चलना है। ये एडजस्टमेंट मिक्स है। फिर हमसे बोला क्या, इन 2075 30 570 आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। एडजस्टमेंट नंबर कितनी है मेरी? 4। सैलरी वाला पार्ट कहाँ गया मेरा? सैलरी, वेर इज द सैलरी? वेजेस है, सेल्स रिटर्न है, सैलरी, 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 सैलरी कहाँ है इसमें? कैन यू सी द सैलरी? नहीं दिख रहा मुझे सैलरी। नहीं है सैलरी। ये रहा सैलरी। इस पे नंबर कितना लिख देंगे हम लोग? 4। ये मैं एडजस्टमेंट मार्क कर रहा हूँ। रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल मतलब रेंट मिलना बाकी है, फ्रूट रेंट है ये रेंट क्रेडिट वाला है। इसके अंदर जोड़ देंगे कितना? नंबर 5। नंबर 5। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% टू बी चार्ज। इस पर लिखेंगे नंबर 6। ऐसे। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस किसको कहते हैं? एडवांस इंश्योरेंस को बताया था। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस किसको बोला जाता है? एडवांस को। ये रहा, इस पे लगाएंगे नंबर कितना? 7। ऐसे। स्टॉक की वैल्यू स्टार है। ठीक। चलो, अब मैंने बोला था सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या ढूंढ लें आप, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ढूंढो। पहले मैं ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को लगाऊंगा। हियर इज माय क्वेश्चन। यहाँ मैंने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक। आई राइट इन दिस वे। पहले मैंने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिख दी, ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक को लिख दिया हम लोगों ने, ठीक। फिर मैंने आपसे कहता हूँ कि हमेशा क्या ढूंढ दीजिए, परचेज ढूंढ लीजिए कहीं पर क्वेश्चन में। इफ यू कैन फाइंड आउट परचेजेस, तो ये रहा। परचेजेस यहाँ पर है और परचेज रिटर्न भी है। 80 और 8280, ठीक है। तो परचेज और परचेज रिटर्न भी ढूंढ लीजिए साथ साथ। तो मैंने लगा दिया यहाँ पर परचेज और परचेज रिटर्न भी। तो परचेज और परचेज रिटर्न भी, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक। फिर मैं अगला काम आपसे बोलता हूँ कि सेल्स ढूंढ लीजिए क्वेश्चन में। तो यू कैन फाइंड आउट सेल्स हियर। देखिए सेल्स कहाँ पर आपके पास दिख रही है क्वेश्चन में? हाँ देखिए सेल्स, ये रहा सेल्स। सेल्स और सेल्स रिटर्न ढूंढो, कहीं पर दिख रही है रिटर्न इनवर्ड? हाँ, ये रहा सेल्स रिटर्न, ये वाला। तो ये वैल्यू हमारे पास 11460 और 4240। और यहाँ कर लिया इसको ऐसे, क्रेडिट साइड में चले गए। एंड वी हैव रिटर्न सेल्स और सेल्स रिटर्न। ये और ये वाला पार्ट हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 14290 यहाँ डाल दिया। ठीक है जी। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ डाल दिया? एसेट्स में भी जाएंगे, एसेट्स में भी क्लोजिंग स्टॉक को डाल देते हैं यहाँ, क्लोजिंग स्टॉक 14290। ये हमने पार्ट खत्म कर दिया, ठीक।
जब इतना काम खत्म हो जाए तब आप उठा लीजिए ट्रायल बैलेंस का फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट आइटम कौन सा ट्रायल बैलेंस का, ये रहा फर्स्ट आइटम, उठा लेते हैं। कैपिटल सबसे पहले 1 लाख। कैपिटल पे एडजस्टमेंट नंबर कितनी है, 6। चलिए कैपिटल पे एडजस्टमेंट नंबर 6 पढ़ते हैं। क्या लिखा है एडजस्टमेंट नंबर 6 में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ कैपिटल विद यू? कैपिटल की वैल्यू 1 लाख का 5% कितना होता है, 5,000। तो कहाँ जाना चाहिए इसे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 5,000 चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में। जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो आइटम प्लेस ही तो करना है। और उसके बाद चले जाएंगे हम क्या, क्लोजिंग से विद बैलेंस शीट के अंदर। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार, क्या फर्क पड़ रहा है, ये लो कहाँ गया तुम्हारा कैपिटल, ये रहा कैपिटल, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ तो क्या फर्क पड़ गया उससे, प्लस माइनस ही तो होना है। पहले जल्दी का क्या मतलब है, अब ट्रायल बैलेंस से पहले आ गया तो पहले डाल दिया। प्लस वाली चीज पहले रखो, माइनस वाली नीचे रखो, सीधी सी बात है। अभी ड्राइंग्स ऐसे छेड़खानी मत करो ना, उसके हिसाब से चल लो, ऊपर वाले के हिसाब से चल लीजिए। अब देखिए यहाँ चलते हैं हम आगे थोड़ा सा। इंटरेस्ट पेबल होता है, रिसीवेबल कहाँ से होगा, कैपिटल पे तुम इंटरेस्ट पे करोगे ना, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लोगे तुम। अब आप ड्राइंग्स उठा लीजिए 17,600 की, ठीक है। 17,600 की ड्राइंग्स आपने यहाँ से क्या कर दी, माइनस कर दी कैपिटल से। हम चले गए कैपिटल अकाउंट की तरफ, यहाँ, और हमने माइनस कर दी कहाँ, ड्राइंग्स, ये माइनस कर दी। ठीक है जी। अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा आगे, और कैपिटल का पोर्शन खत्म हो चुका है हमारा। सब लोग मैच करते चले अपने अपने आंसर को। देखिए सारे आइटम एक लाइन से खत्म कर रहे हैं। अब हम उठाते हैं बेड डेट। बेड डेट भी उठा लीजिए, प्रोविजन भी उठा लीजिए, और ये उठा लीजिए कौन सा, डेटर भाई साहब को उठा लीजिए। इनको पहले प्लेस करिए। डेटर अपनी जगह जाएगा, बेड डेट प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, इसे प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में डाल दीजिए। और अगर हो सकता है तो माइनस भी करके दिखा रखो, देखते हैं इसने क्या कर रखा है। इसने यहाँ माइनस कर रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये देखो बेड डेट इसने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और पुराने प्रोविजन को इसने यहाँ माइनस कर दिया, जिसको मैं उठा के यहाँ रख सकता था, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। पुराना प्रोविजन यहाँ से माइनस कर दिया उसने, और फर्दर बेड डेट भी आपने यहाँ से माइनस कर दिए। अब आप डेटर पे चले जाइए। ये जो बोल रही थी बच्चा, सुन रहे हो? सो यू विल राइट डेटर इतने का, फर्दर बेड डेट एडजस्टमेंट वाले माइनस करने हैं, तो ट्रायल बैलेंस वाले माइनस नहीं करने हैं। ट्रायल बैलेंस वाला सिर्फ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाना है। माइनस कर दिया, 61,500 आया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये बना, 57,810 की वैल्यू। बी आर कहाँ है, वेर इज द बी आर, दिखाओ कहाँ लिखा है। अरे रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, इसका मैं डाउट क्लियर कर लूं जरा पहले। ये बी आर क्यों माइनस करोगे, क्या डिसऑनर बी आर है? बी आर कब माइनस करते हैं, जब डिसऑनर होते हैं। क्यों, बी आर थोड़ी, बी आर का तो कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। अगर बोलता है कि डेटर एक्सेप्टेड बी आर, तो बी आर माइनस करते। अगर बोलते बी आर डिसऑनर्ड, तो फिर हम क्या डेटर में जोड़ देते। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो अपनी जगह जाना है। तो बेड डेट का ट्रीटमेंट, ठीक है जी। बेड डेट, ओल्ड प्रोविजन आपने उधर लिख दिया, सन्डी डेटर की वैल्यू आपके पास आ गई। आपके पास एडजस्टमेंट क्या थी, राइट ऑफ फर्दर बेड डेट 570। 570 कहाँ कहाँ दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस में डाला उसको, और कहाँ डाला, डेटर से माइनस करा। फिर आपने क्या बोला, इंक्रीज द बेड डेट रिजर्व टू 6% ऑफ डेटर्स। 6% ऑफ डेटर्स, जरा समझिए कि 6% ऑफ डेटर कैसे करना है आपने। यहाँ कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा काम था। इंक्रीज बाय कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधा चलिए डेटर्स। डेटर में से 61,500 जब वैल्यू आई, इसका 6% जो है वो बना देना आपने। इंक्रीज अपने आप हो जाएगा। इंक्रीज टू 6%, किसका, डेटर का। डेटर का 6% लिख दो, आपका काम खत्म। ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अब जब हम डेटर को यहाँ लिख दिया, तो मैं चलूंगा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। तो मैंने ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में किया, पुराना बेड डेट मेरे पास ये है, फर्दर बेड डेट मेरे पास 570 का है, नया प्रोविजन मेरे पास कितने का, 3690। और पुराना माइनस करूंगा, अपने आप जो अप एंड डाउन था वो दिखेगा, अपने आप रिफ्लेक्ट होगा। और न भी पुराना माइनस करें, उस तरफ डाल दें, तो भी आपके आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो एडजस्टमेंट लिखे ना, इंक्रीज टू, तो दिक्कत है, तो दिक्कत नहीं है। अगर बोले ना इंक्रीज बाय 10%, बाय 6%, तो जितना उसमें फिर उतना और जोड़ना पड़ता। इंक्रीज टू था तो एज यूजुअली जैसे हम पहले करते थे। ये पार्ट हुआ यहाँ पर। और थोड़ा आगे चलते हैं जरा। इसके बाद हमारे पास वैल्यू आई रेट्स एंड इंश्योरेंस पे, नंबर 7 है। नंबर 7 देखिए। नंबर 7 अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब क्या हो गया, एडवांस, एडवांस से तो माइनस करना पड़ेगा। रेट्स एंड इंश्योरेंस लिखिए, आप देखिए यहाँ पर, यू कैन सी द रेट्स एंड इंश्योरेंस कहाँ गया, रेट्स एंड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड माइनस कर दिया। अनएक्सपायर्ड क्या होता है आपके लिए, एसेट्स होती है। विल गो टू द एसेट साइड। चलिए एसेट साइड में यहाँ पर देखिए, ये रहा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, 240 रुपए का ऐसे। ठीक है जी। और चलें आगे। तो मैं सिर्फ
ट्रायल बैलेंस के एक एक आइटम को उठा के चल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन स्मूथली निकल रहा है। हाँ, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में तो भेजा हमने। डिस्काउंट क्रेडिट कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाएगा? एसेट्स में। वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। तो देख लीजिए, वेजेस कहाँ चला गया, देखिए ये रहा ट्रेडिंग में। वेजेस इज गॉन हियर। ठीक है। और वो दूसरी वैल्यू क्या बताई थी हमने अभी? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल देखिए कहाँ चला गया? एसेट साइड में। देयर इज अ बिल्स रिसीवेबल, ये रहा। ये वैल्यू यहाँ चली गई, बिल्स रिसीवेबल। और एक वैल्यू हमने और उठाई थी ना, कौन सी वाली? मैं आपको इसको स्क्रीन पे रखूंगा, आपको मौका दूंगा इसको देखने का, लेकिन पहले हम साथ साथ करके चलें उसको। बिल्स रिसीवेबल, वेजेस हो चुका, डिस्काउंट क्रेडिट का हमारा प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में। बिल्डिंग पे नंबर वन। बिल्डिंग पे तो मैंने बताया आपको, पुरानी में 625 का, एडिशन में कितना, एडिशन टू बिल्डिंग भी आप यहाँ हैंडल कर लेंगे। तो देखिए, जब आप डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, देखिए यार। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन, ये दोनों के दोनों पार्ट लिख लिए। और जब आप बैलेंस शीट में गए तो कैसे लिखा? डेप्रिसिएशन पुरानी बिल्डिंग का अलग से लिख लिया, और नई बिल्डिंग का अलग से लिख लिया, ये बोथ द वैल्यूज, ऐसे करके। सिंपल। मिला के लिखना है, अलग अलग लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाएगा तो एसेट्स के अंदर ही ना ये। और इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ बिल्डिंग हम कर चुके हैं। और फिर चले यहाँ पर रेंट क्रेडिट। रेंट क्रेडिट में क्या लिखा है? अक्रूड रेंट। अक्रूड रेंट लिखा हुआ है, और स्टिल नॉट रिसीव्ड। व्हाट इज अक्रूड रेंट? रेंट रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब अक्रूड रेंट होता है, हमें मिला नहीं। तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में ऐड हो जाएगा। और कहाँ जाएगा? एसेट्स में चला जाएगा। तो देखिए, प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में यू कैन सी द रेंट। रेंट ये रहा, अक्रूड रेंट ये रहा। ये यहाँ चला गया, और कहाँ डिस्काउंट पे भी डालना था वो मैं डाल दिया। तो कहाँ भेज दिया इस वैल्यू को आपने? इस वैल्यू को भेज दिया आपने इस जगह पे। ये रहा अक्रूड रेंट। दिस इज गॉन। ठीक। और देखिए, देख रहे हैं ना, स्मूथली होता है बहुत। कोई चीज छूटती नहीं है। जब आप पहले ट्रेडिंग बनाए फिर प्रॉफिट बनाए, कोई ना कोई आइटम छूट जाएगा आपसे। रेलवे फ्रेट ऑन सेल्स, ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। ऑफिस एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस में। ये प्रॉफिट लॉस में। प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस में। तो आप देख लीजिए, ये आइटम सारे के सारे उसी जगह पे प्लेस हो रखे हैं। ये रहा। रेलवे फ्रेट आ गया। आ गया। अबे रेलवे फ्रेट, हाँ ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अपनी अपनी जगह चले गए। और क्या था? हाँ जी। रेलवे फ्रेट ऑन सेल्स है बेटा, परचेज होता तो ट्रेडिंग में जाता ना। सेल्स का खर्चा तो ऑफिस का है। फैक्ट्री का खर्चा कौन सा होता है? परचेज वाला कहलाता है, जब आप परचेज करते हैं तब। और इसके बाद क्या कर दिया आपने? अब आप देखें जरा, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक भी हम डाल चुके थे यहाँ पर। वी कैन सी है, ये क्लोजिंग स्टॉक भी हम डाल चुके हैं इधर। बस थोड़ा सा रह गया क्वेश्चन, ये वाला पार्ट। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर हम कर चुके हैं। सन्ड्री क्रेडिटर एज इट इज चले जाएंगे लायबिलिटी में। एसेट्स में जाएगा। ऑफिस फर्नीचर को लेते हैं आप। 3,500 कितना ऑफिस फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है? 5%। तो वन कितना हो जाएगा? 5%। हाँ, 175। तो देखिए, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में चलते हैं। प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में चलेंगे। कितना चला गया? ये रहा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये रहा। और एसेट्स में चले जाइए। यू कैन गो टू द एसेट्स ऑल्सो। ये रहा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कहाँ है भाई? ये रहा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। 3325 की वैल्यू चलेगी, 175 ही है। 5%। 350 होता है, 10% आधा कर लेंगे तो 175 हो जाएगा। ये भी चला गया हमारा। उसके बाद देखें क्या चीज करनी रह गई अब हमारे पास। सैलरीज एंड कमीशन, ये भी हो गया। सैलरीज एंड कमीशन कितने का लिखा है? 9870 का। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है? 4। एडजस्टमेंट नंबर 4। 570 आउटस्टैंडिंग थे, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जाएंगे। और क्या लिखेंगे? सैलरी एंड कमीशन में ऐड आउटस्टैंडिंग कर देंगे वैल्यू, ये आ गई वैल्यू। और नीचे चलेंगे लायबिलिटी साइड में, क्या लिखेंगे? लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, और क्रेडिटर हम ऑलरेडी डाल चुके थे। आप देख रहे हैं सारी की सारी वैल्यू चली गई हमारे पास। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करा नहीं करा। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है? 53। इसको डायगनली यहाँ भेजते हैं। 53,190। कितने लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट ठीक आया था? एक दो तीन, बाकी। प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितने लोगों का ठीक आया था बताइए? ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है आपके पास, ये रहा। ये रहा 53,190। अब आप टैली कर लीजिए अपना, जिसका नहीं ठीक है वो टैली कर लें इसको। ये देखो, ये रहा। तो ये डिस्काउंट की वैल्यू सब मिला के 55,680। और अब सारी वैल्यू माइनस करेंगे तो 16,060 आता है। फिर अगर इसमें मैनेजर्स कमीशन आता तो क्या करता मैं? ये जो अमाउंट निकलता है, ध्यान रखना, ये जो अमाउंट निकलता है, इस पर मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग है?
अगर बिफोर चार्जिंग है तो 16606 का 10% निकलता, 10% अगर रेट होता, फिर ये प्रॉफिट हट जाता। यहाँ लिखते मैनेजर्स कमीशन पेबल, उस प्रॉफिट से मैनेजर कमीशन माइनस करने के बाद नया प्रॉफिट आता, और मैनेजर्स कमीशन पेबल कहाँ चला जाता, लाइबिलिटी साइड में चला जाता। लेकिन अगर बोलता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 1660 का 10 अपॉन रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करते, फिर से प्रॉफिट की फिगर हटा देते हैं, यहाँ पर नई प्रॉफिट की फिगर रखते हैं और मैनेजर्स कमीशन लिखते हैं, और उसे लाइबिलिटी साइड में भी लिखते हैं। मैनेजर्स कमीशन इतना ही होता है बस। तो अगर मैनेजर्स कमीशन न भी हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कुछ दुनिया लुट गई। ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है, उससे एक नंबर कटेगा। कोई ये मत सोचना कि बैलेंस शीट नहीं मिलेगी तो जीरो कर देंगे, वो सीए में होता है, सीए में नंबर ऐसे ही कटते हैं। यहाँ नहीं होता लेकिन ऐसा। तो छोटे बच्चों को डराएंगे थोड़ा ही। उसके बाद ये आपका नेट प्रॉफिट। अब आप देखना, अकाउंट टू अकाउंट इन्फॉर्मेशन डायगनली जाती है, प्लीज समझना, लेकिन अकाउंट टू बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन सीधी जाती है। तो ये प्रॉफिट है, सीधा जाएगा नीचे, इसके नीचे कौन सी साइड पड़ती है, लेफ्ट की साइड, लायबिलिटी में। अगर लॉस होता तो कहाँ जाता, एसेट्स में, और एसेट्स वाला लॉस उठा के फिर माइनस करते। ये तरीका होता है। तो प्रॉफिट आया तो अब क्या करेंगे, इसको कैपिटल में प्रॉफिट को यहाँ पर जोड़ देंगे, तो यू विल गेट दिस वैल्यू हियर। अब आप देखिए बैलेंस शीट मैच करिए अपनी अपनी, सारे आइटम वहां चले गए थे, सारे आइटम यहाँ चले गए थे। दैट वाज योर आंसर जी। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस कितने लोगों का ठीक था, हाँ किसी का नहीं। और बैलेंस शीट तक तो बोला हम पहुंचे ही नहीं। ठीक है, ये असाइनमेंट जो ये वाला है ना, इनके स्कूल वाला, ये मैं डाल देता हूँ आपके क्लास ग्रुप पे, तो इसे सॉल्व है। कब डाला था, डाला था, चलो देख लेना आप ग्रुप को, उसमें देखना इसको। बस इतना ही था।